हाँ प्यारे बच्चों, अभी नवोदय का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो हमको जो है गणित जो चैप्टर है उसमें से हमको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गणित जो है थोड़ा सा कठिन लगता है ना। तो अब आखिरी जो समय है ना, उसमें हमको क्या करना है, जितना भी सूत्र है, जितना भी नियम है, कम से कम उसको सिलसिलेवार आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। तो उसी का हम जो है रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ संख्या एवं संख्या पद्धति। एक पहला अध्याय है संख्या एवं संख्या पद्धति, उसके बारे में पहले बताऊंगा, फिर बताऊंगा पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं क्या क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, फिर जो है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है संख्या एवं संख्या पद्धति, इससे संबंधित जितने भी नियम है वो आप लोग जो है पढ़ लीजिए। पहला क्या कहता है, संख्या से संबंधित लिखने और पढ़ने की तीन प्रणाली है। पहला प्रणाली को बोलते हैं भारतीय प्रणाली, दूसरा प्रणाली को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, तीसरा को बोलते हैं रोमन प्रणाली। और इस तीनों प्रणाली के हिसाब से प्रश्न बनता है। भारतीय प्रणाली में शून्य एक से लेके शून्य और एक से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग कर हम जो है असंख्य संख्याएं बनाते हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय में भी शून्य, एक और 9 तक का उपयोग करके असंख्य संख्याएं बनाते हैं। रोमन प्रणाली में हम जो है लिखने के लिए इस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और भारतीय प्रणाली में कहां तक क्या पढ़ते हैं उसको आप लोग जो है देखिएगा। पहले जो है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब। कम से कम इतने का तो आपको अच्छे से जानना बेहद जरूरी है ना। इकाई के लिए 1 लिखते हैं, दहाई के लिए 10, सैकड़ा के लिए 100, हजार के लिए 1000, है ना। 10,000 के लिए इस प्रकार से शून्य हम 4 शून्य लगाते हैं, लाख के लिए 5 शून्य, 10 लाख के लिए हमने 6 शून्य, करोड़ के लिए हम जो है 7 शून्य, 10 करोड़ के लिए 8 शून्य, है ना। और अरब के लिए हम जो है कितना शून्य, 9 शून्य लगाते हैं, 10 अरब के लिए 10 शून्य लगाते हैं, ठीक है। 2 4 6 4 10 शून्य, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है लिख लेते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखते हैं उसको हम जो है देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यहां तक तो दोनों का बराबर ही रहता है, 10,000 तक। भारतीय प्रणाली में 10,000 के बाद लाख चालू हो जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लाख नहीं चालू होता है, यहां चालू हो जाता है 100,000, है ना। 1,000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद आता है मिलियन, 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ऐसा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम जो है लिखते हैं। और यहाँ पे जो है 10,000 लिखा है ना, ये 10,000, और 1 लाख लिखा है उसी को हम 100,000 बोलेंगे, 10 लाख लिखा है उसी को हम जो है 1 मिलियन बोलेंगे, और करोड़ लिखा है उसी को 10 मिलियन बोलेंगे, और 10 करोड़ लिखा है उसको 100 मिलियन लिखेंगे। तो आपके नवोदय विद्यालय में आपको ऐसा प्रश्न दे देगा, ऐसा करोड़ को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखो ऐसा करके, तो आपको 1 करोड़ दिया रहेगा, ये उसको हम 10 मिलियन बोलते हैं, ऐसा आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए रोमन प्रणाली में ये सारे चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जो है पहले और भी पढ़ाया हूँ, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं, है ना। अब देखो रोमन प्रणाली में क्या होता है, 1 से लेके 10 तक के अंकों के लिए हम जो है 1 आई, 2 आई, 3 आई भी, इस प्रकार के अंकों का प्रयोग करते हैं। 5 के लिए भी, 6 के लिए भी आई, 7 के लिए भी डबल आई, 8 के लिए भी ट्रिपल आई, 9 के लिए आई एक्स, और 10 के लिए एक्स उपयोग करते हैं। आपको पता ही है 50 के लिए एल उपयोग करते हैं, 100 के लिए सी उपयोग करते हैं, 500 के लिए डी उपयोग करते हैं, 1000 के लिए ए उपयोग करते हैं। और 1000 से ज्यादा जैसे 2000 लिखना है, 2000 तो कैसे करेंगे, डबल एम। 3000 के लिए ट्रिपल एम, 4000 के लिए आई वी बार। यहाँ देखो, यहाँ भी बार चिन्ह जो है ना, इसके बारे में बता रहा था मैं। रोमन संख्या में एक नियम रहता है, कोई भी अंक को हम तीन बार से ज्यादा दोहरा नहीं सकते,
तो ये 1000 को 3 बार लिखें, अब 4 हुआ तो 4 बार हम नहीं लिख सकते, इसलिए उसको हम 4 का चिन्ह है IV और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है रोमन प्रणाली का, है ना। और कोई भी संख्या के हम जो है बाईं तरफ लिखते हैं तो 1 कम हो जाता है, दाईं तरफ लिखते हैं तो बढ़ जाता है। जैसे आप लोगों को बता रहा हूं, रोमन का नियम क्या है भाई कि अगर 10 लिखाया है, 10 को बोलते हैं x, और अगर हम जो है दायां तरफ i जोड़ दें, इसके x लिखा है, इसके दायां तरफ एक i जोड़ दें तो ये जुड़ जाएगा 10 भाग a1 बराबर 11, और यहीं पे इसके दायां तरफ बायां तरफ लिख दे ऐसा तो 10 ऋण 1 हो जाएगा बराबर 9। कुछ अंक ऐसे होते हैं जिसके बायां तरफ लिखने से घटता है, दायां तरफ लिखने से बढ़ता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सरल सा नियम है, आपको नवोदय विद्यालय से पूछ सकते हैं 2030 को रोमन संख्या में लिखो ऐसा करके, तो आपको आना चाहिए लिखना। ठीक है, चलो और आगे पढ़ाता हूं। देखो बच्चों, ये लिखने पढ़ने की प्रणाली मैं आपको बता दिया है ना। अब बताता हूँ स्थानीय मान। स्थानीय मान से भी प्रश्न पूछते हैं, है ना। स्थानीय मान क्या है उसको देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 3 4 8 9 7 2, इसमें आपको पूछ दे 8 का स्थानीय मान क्या होगा, है ना। तो स्थानीय मान होता है कि उसके स्थान, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000 के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए पहले उस संख्या को लिख देते हैं, फिर हजारवां स्थान पे तो 1000 से हम जो है गुना कर देते हैं, तो फिर इसका आंसर आ जाता है 8000। तो इसका 8 का स्थानीय मान क्या हो गया 8000। ऐसा कर सकते हैं, और इससे भी मैं सरल उपाय आपको बताया था। ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको 8 का पूछे तो 8 लिख दो और बाकी की जगह शून्य लगा दो, इसका स्थान पता चल जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका स्थान है हजारवां स्थान, और ये हुआ 8000। तो 8 का स्थानीय मान 8 होगा। अगर 9 पूछता, 9 का स्थानीय मान, तो यहाँ 9 लगाते और बाकी की जगह शून्य लगाते नीचे में, तो ये हो जाता 900। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, स्थानीय मान, है ना। अब फिर हो गया जाति मान। जाति मान किसको बोलते हैं? जाति मान के लिए जिस अंक का जाति मान पूछे उस अंक को ही हम जातीय मान बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 का जाति मान पूछे तो इसका जाति मान 8 ही हो जाएगा। अगर 4 का जाति मान पूछे तो 4 ही हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। ठीक है भाई। अब देखिए पूर्ववर्ती संख्या, अगर किसी संख्या में 1 घटा दे तो जो प्राप्त होता है वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। जैसे आप जो है 75 का पूर्ववर्ती निकालना है तो 1 घटा देना है तो कितना निकलेगा 74। तो ये 74 जो है 75 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से उत्तरवर्ती, किसी संख्या में 1 जोड़ देने पर जो मिलता है वो उत्तरवर्ती हो जाता है। जैसे 80 में 1 जोड़ दो कितना हुआ 81। तो 81 जो है 80 का उत्तरवर्ती संख्या है, ये आप याद रखेंगे। अब आता है प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जितनी संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक जितने भी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में क्या जोड़ देने से प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर दे तो ये जो है आपका पूर्ण संख्या हो जाता है भाई। ये भी अनंत तक रहता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या शामिल कर देते हैं ऋणात्मक संख्याओं को, यहाँ अनंत से लेकर के, है ना, ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 शून्य, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इधर ऐसा अनंत तक जो जाता है ये समूह को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या में शून्य भी आ जाता है, ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है और प्राकृतिक संख्या भी आ जाता है। सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या जो 2 से पूरा भाग, हाँ, जो संख्या 2 से पूरा भाग चला जाए वह संख्या पूर्णांक संख्या है। 2 से पूरा भाग जाए, है ना। ये
और विषम संख्या किसको बोलेंगे? 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हाँ, जाता। 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है ना। जैसे 9 जो है 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा। 8 जो है 2 से पूरा भाग चला जाएगा, है ना। 2 चौके 8, इसीलिए ये सम संख्या है। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो 1 से भाग जाए, हाँ, स्वयं से भाग जाए, हाँ, और एक और संख्या और एक अन्य संख्या से भाग जाए, वो जो है भाज्य संख्या है। जैसे भाज्य संख्या का उदाहरण बताओ। जैसे 4, ये जो 1 से जाएगा 1 चौके 4, स्वयं 4 से जाएगा 4 एकम 4, और 2 से भी जाएगा 2 चौके 4, 2 चौके 2 चौका 8 होता है, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, है ना। तो ये 4 जो है आपका क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो 1 से और स्वयं से भाग, हाँ, जो 1 से और स्वयं से भाग जाए, है ना, स्वयं से भाग जाए। जैसे 3 जो है केवल 1 से जाता है 1 तिया 3, और 3 से जाता है 3 एकम 3। इस प्रकार से जितने भी संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या है। अब देखो, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तो उसका सूत्र होता है n। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के लिए सूत्र हो जाता है, क्या होता है भाई? n गुना n प्लस 1/2। गुड। n गुना n धन 1/2, और n जो जितना पूछे वो संख्या है। जैसे 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तो n की जगह 5 गुना 5 धन 1/2, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से n सम संख्याओं का योगफल, n सम संख्याओं के योगफल के लिए सूत्र क्या हो जाता है? n गुना n प्लस 1। n प्लस 1, ठीक है भाई। यहाँ भी अगर 6 सम संख्याओं का योगफल पूछे तो 6 गुना 6 धन 1, ये सूत्र है n गुना n धन 1। और विषम संख्याओं, n विषम संख्याओं का योगफल के लिए सूत्र क्या है? n गुना n। n गुना n विषम संख्याओं का योगफल के लिए। जैसे 5 विषम संख्याओं का योगफल के लिए योगफल करिए बोलने से 5 गुना 5, है ना, तो 5 पंचे 25, इस प्रकार से हो जाएगा। देखो बच्चों, अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ पूर्ण संख्याओं का 4 आधारभूत संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब एक प्रकार से नियम बोल सकते हैं। आधारभूत जो नियम है, जो जानना बहुत जरूरी है। एक है संवरक नियम, दूसरा क्रम विनिमय नियम, तीसरा साहचर्य नियम, चौथा बंटन नियम, है ना। ये क्या होता है उसको आप लोग जो है देख लीजिए। और ये ज्यादातर जोड़ और गुणा के लिए लागू होता है भाई। तो जोड़ के लिए हम जो जानते हैं 3 धन 5 बराबर 8 होता है, ये है संवरक नियम। और गुणा के लिए 4 गुना 7 बराबर 28, ये सामान्य संवरक नियम है। क्रम विनिमय नियम जोड़ के लिए क्या होता है वो देखिए। जोड़ के लिए जैसे 4 धन 3, है ना, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, जो है 3 धन 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 7 ही आएगा। तो ये जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम है, इसके क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, यही क्रम विनिमय नियम है। इसी प्रकार से गुणा के लिए अगर 5 गुना 3 बराबर, इसको 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं, है ना। गुणा के लिए भी उसको आगे पीछे लिखने इसका मतलब एक ही होता है। जैसे 5 तिया 15 हुआ और 3 पंचे 15 हुआ, तो दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। तो क्रम विनिमय नियम कहता है क्रम को हम आगे पीछे कर सकते हैं। साहचर्य नियम में कोष्टक को हम आगे पीछे ब्रैकेट्स को लिख सकते हैं। जैसे 5 धन, ये जोड़ के लिए है ना, जोड़ के लिए 5 धन 4 धन 3, ये कोष्टक को यहाँ लगा दिए, और इसको लिख सकते हैं 5 धन 4 धन 3, कोष्टक को इधर लगा दो, और इसको जोड़ के देखो एक ही आएगा, है ना। पहले इसको जोड़ो, कोष्टक को पहले हल करते हैं ना, तो 4 और 3 7 धन 5, है ना, बराबर। अब इसको फिर लिखो 7 5 12, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 12 आना चाहिए, है ना। 4 और 5 4 9 धन 3 और 9 12, इसमें 12 आया, तो
तो साचार्य नियम कहता है भाई कि जोड़ के लिए हम जो है कोष्टक को आगे पीछे लिख सकते हैं, ये है साचार्य नियम। अब गुना के लिए देख लो, गुना के लिए क्या कहता है साचार्य नियम? गुना के लिए कहता है जैसे 2 गुना 4 गुना 5, इसका कोष्टक यहाँ पे लगा है, इसको हम जो है 2 गुना 4 गुना 5 कोष्टक को हम यहाँ पे लगा दें तो भी वैसा ही रहेगा। चलो इसको भी हल करके देखो। पहले कोष्टक हल करो, 2 गुना 4 और 5 चौके 20 है ना, और 20 दूनी 40। अब यहाँ भी वैसा ही आना चाहिए भाई, 2 चौके 8 गुना 5 अट्ठे 40। तो साचार्य नियम कहता है गुना और जोड़ के लिए हम ब्रैकेट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, उसका मतलब नहीं पड़ता है, वो उसका उत्तर उतना ही देता है। अब बंटन नियम क्या कहता है जोड़ के लिए, है ना? जैसे बंटन नियम के लिए, बंटन नियम जो है केवल गुना के लिए लागू होता है भाई, केवल गुना के लिए। जैसे 4 गुना 5 है ना धन 3, ये बंटन नियम कहता है कि 4 का गुना इन दोनों के साथ होगा, उसी को बटेगा, मतलब बंटन होगा, इसके साथ भी बटेगा, इसके साथ भी बटेगा, इसीलिए इसको बंटन नियम कहते हैं, है ना? ये हो जाएगा 4 गुना 5, अब ये धन आएगा 4 गुना 3, इसको बोलते हैं बंटन नियम। ठीक है, तो ये नियम बंटन नियम गुना बस के लिए लागू होता है, और ये आधारभूत संक्रिया है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हाँ देखो बच्चों, हम जो है शून्य के भी गुण को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ देता है। अगर शून्य की खासियत ये है, पहला गुण ये है कि अगर शून्य को किसी भी संख्या से जोड़े तो उसका मान परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 4 धन 0 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है भाई। और शून्य को किसी भी संख्या से घटाए, जैसे 5 ऋण 0 तो वही संख्या आएगा, है ना? तो किसी भी संख्या से जोड़े या घटाए उसका मान परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो इसका डेंजर वाला गुण देखो, बहुत खतरनाक वाला गुण देखो, है ना? जैसे किसी संख्या से गुना कर दे, जैसे 6 गुना 0 कर दे, तो इसको जो है अपने में समाहित कर लेता है और वो जो है 0 बना लेता है, ठीक है भाई, खा जाता है। और अगर किसी संख्या से भाग दे, क्या करें? भाग दे, है ना? 0 को किसी संख्या से भाग दे, जैसे 2 से, तो इसका भी मान गायब हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना ये है भाई कि ये 0 का भाग दे रहे, मतलब कैसा हो रहा है, 2 भाग को 0 को 2 से भाग दे रहे हैं, तो इसका मान जो है 0 आ जाएगा। अब इसके जगह दूसरा और देखो, अगर 2 को हम जो है 0 से भाग देते हैं तब ये अनंत हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 लिख दे, ऐसा 2, और यहाँ पे 0 लिख दे, तो इसका मान जो है क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको आपको याद रखना है भाई। क्या कहता है, अगर 0 जो है किसी के मुंडी पे चढ़ जाए, किस पे चढ़ जाए? जैसे 5वां नियम कहता है अगर 0 जो 4 के उसके मुंडी पे ऐसा 0 चढ़ जाए, मतलब घात 0 हो जाए, तो उसका मतलब 1 हो जाता है, ये बोलते हैं ना। मुंडी पे चढ़ जाए या उसका घात 0 हो जाए तो ये हो जाता है, ठीक है। अब गुना 1 का गुण देखते हैं। एक का पहला गुण ये है, किसी भी संख्या से 1 का गुना करो। जैसे 17 का 1 से गुना करेंगे तो 17 एका 17, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देख लो, 1 का, है ना, जैसे ऋण 1 है और इसका घात सम है, अगर इसका घात सम है तो ये जो है 1 आएगा, है ना। जैसे देख लो इसका जो है, जैसे देख लो जैसे ऋण 1 का घात 2 है तो ऋण 1 गुना ऋण 1, तो ऋण के गुना क्या हो जाएगा? धन, और 1 के कम 1, ऐसा हो जाएगा, है ना। और धन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसका मान 1 ही आएगा। इसीलिए अगर सम है, उसका घात सम है, तो फिर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से ऋण 1 का घात विषम है
है ना, तो ये ऋण 1 आ जाएगा, इसको भी याद रखना है। जैसे आपको पूछ देगा ऋण 1 का घात 3, तो आप लोग सोचते बैठ जाओगे क्या होगा क्या होगा, सवाल बनाते बनाते रह जाओगे। तो याद रखना है कि इसका घात विषम है, तो इसका मान जो है ऋण 1 में आएगा। अब कैसे आएगा उसको देख लो, ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब देखो ये ऋण का गुना धन हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा, 1 का गुना। अब ये ऋण 1 है ना, अब ये ऋण और धन का गुना ऋण होता है, 1 का 1 होता है, इसीलिए जो है ऋण 1 आया। इसको आपको याद रखना है। हाँ देखो बच्चों, अब जो तीसरा जो पॉइंट है, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका अंश और हर हो, अंश बटे हर हो, ऐसे जो संख्या दिखता है उसको हम भिन्न बोलते हैं। जैसे 4/3, इसका 4 अंश है और 3 हर है, ये हो गया भिन्न। भिन्न अलग अलग प्रकार का होता है भाई। अनुचित भिन्न, जिसका जो है उचित भिन्न, जिसका अंश छोटा हो, अंश छोटा हर बड़ा, है ना, और हर बड़ा, ये जो है आपका उचित भिन्न है। जैसे 3/11, ये आपका उचित भिन्न है। इसी प्रकार से अनुचित भिन्न, जिसका अंश बड़ा, क्या बड़ा, अंश बड़ा और हर छोटा, ये हो जाता है अनुचित भिन्न। जैसे 5/2, है ना। मिश्र भिन्न, जिसमें एक पूर्णांक भी हो और भिन्न भी हो, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। जैसे 2 सहित 3/5, ये मिश्र भिन्न है, ये है पूर्णांक और ये जो है भिन्न, तो इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न, जिसका अंश भी भिन्न हो, हर भी भिन्न हो, उसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जैसे 5/2 बड़ा बटा 3/4, तो ये कहलाता है मिश्रित भिन्न। इसका जो है ये भी भिन्न है, अंश भी भिन्न है, हर भी भिन्न है। जिसके अंश में भी भिन्न हो, हर में भी भिन्न हो, वो होता है मिश्रित भिन्न। फिर व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। अंश को हर कर दो, हर को अंश कर दो, ये हो जाता है व्युत्क्रम। जैसे 5/3 का व्युत्क्रम, 3 का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/5। तो 5/3 का व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम उल्टा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। वितत भिन्न, वितत भिन्न में क्या होता है कि हर में जो है भिन्नों की संख्या बढ़ते जाता है। जैसे 1 धन, 1/2 धन, 3/4 धन, 5/2। देखो इधर जो बटे है ना, जो हर है वो बढ़ते जा रहा है, इसी प्रकार ये 2 बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं वितत भिन्न, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जोड़ और घटाव को, थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा बाद में बताता हूं, पहले गुना को बता देते हैं। अगर 2 भिन्न को गुना करो, ऐसा पूछे, जैसे 5/8 गुना 3/7, ये दोनों भिन्न को गुना करो, ऐसा बोलेंगे, तो अंश को अंश के साथ गुना, मतलब 3 5 6 15, और हर को हर के साथ 7 8 कितना होता है, 56, 7 8 56। अंश को अंश के साथ गुना, हर को हर के साथ गुना करते हैं। और भिन्नों का अगर भाग पूछे, भिन्नों का भाग पूछे तो क्या करेंगे, जैसे 9/7 भागित 5/4, ऐसा पूछे तो सबसे पहले इसको गुना में बदलेंगे। गुना में जब बदलते हैं तो दूसरे नंबर का जो भिन्न होता है उसका व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ऊपर नीचे, हर का अंश, अंश का हर हो जाता है। ये पहला भिन्न जो है सेम रहेगा, और इसको गुना में बदलेंगे तो अंश, हर जो है अंश में चला जाएगा, 4/5। अब गुना तो जानते ही हैं, अंश को अंश के साथ गुना, 4 निया 36 बटे 5 सत्ते 35। इस प्रकार से बनाना होता है भाई। ये है भिन्नों का भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है देखो भाई, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं भिन्नों का योग या घटाव। भिन्नों का योग या घटाव जब समान हर रहे,
समान हर रहे तो जोड़ घटाव कैसे करोगे? जोड़ या घटाव, है ना? जैसे 5/3 धन 8/3, हर जो समान है तो इसको कुछ नहीं करना है, एक हर को ऐसे लिख देंगे और ऊपर वाले अंश को जोड़ देंगे। 5 धन 8 तो बराबर हो जाएगा 8 और 5 13/3, ये समान हर है। इसी की जगह अगर घटाव पूछते 7/4 ऋण 3/4 ऐसा, तो 4 समान है तो 4 हर को लिख दो और इसको अंश को घटा दो, तो ये हो जाएगा 7 में 4 घटा 4/4। तो इस प्रकार से होता है। अब ये तो हो गया समान हर रहे तब की बात है। अगर हर जो है समान न रहे, हर अगर समान न रहे तो क्या करेंगे? तुल्य भिन्न निकालेंगे। हाँ, और अगर बहुत बड़ी संख्या हो गया तो लघुत्तम। हाँ, लघुत्तम। असमान हर के लिए असमान हर का जोड़ घटाव, है ना? जैसे हम जो देख लेते हैं 4/16 धन 2/8, ये असमान हर है, इसका हर जो है असमान है ना? इसको जोड़ना है तो सबसे पहले इन दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम कैसे निकालते हैं भाई? 16 और 8, 2 से भाग दो, ये 8 बार में जाएगा, 4 बार में, फिर 2 से 2 4 बार में, ये 2 बार में, है ना? फिर 2 से 2 2 दूनी 4 2 कम 2, फिर 2 से 2 1 1। अब सबको गुना कर दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 16। जो लघुत्तम आया उसको हर में लिखना है। अब उसके बाद पहला जो भिन्न है उसके हर का इस लघुत्तम से भाग करेंगे, है ना? तो भाग करेंगे, 16 को 16 से भाग दो, कितना आएगा? एक बार आएगा। अब जो भाग आया है भागफल, उसको अंश में गुना करेंगे, 4 गुना 1, ठीक है? अब प्लस कर दो, धन कर दो, फिर 8 को दूसरे भिन्न के हर को लघुत्तम से भाग देना है ना? तो जैसे 16 को भाग दो 8 से, 8 दूनी 16, है ना? तो ये 2 आ गया, तो 2 गुना ये 2 अंश से गुना कर देना है ना? अब इसको हल करना है, 4 एकम 4 धन 2 दूनी 4/16, अब ऊपर का जुड़ेगा 4 4 8 8/16, तो इसका जोड़ जो है इसी प्रकार से रहेगा भाई। हाँ, इसको आगे हल करना चाहो तो और भी कर सकते हैं, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ऐसा भी तुम लोग बना सकते हो, ठीक है? ये तो हुआ। और देखो इसी के जगह अगर घटाव रहता तो यहाँ हम चिन्ह अगर बदल देते, यहाँ पे घटाव लिख देते, यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, ऐसा मत, चिन्ह का बस बदलाव हो जाएगा, फिर यहाँ पे शून्य हो जाएगा। और शून्य का जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है? शून्य आता है ना? किसी संख्या से भाग देते तो शून्य आता है, तो इसका घटाव ऐसा आ जाएगा भाई, ठीक है? तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऐसा समझ आया होगा। आप लोग जो है जो 3 चैप्टर पढ़ाया हूँ उसका जो है आप लोगों को और सवाल जो दिया हुआ है उसमें बनाना है भाई। पहला जो चैप्टर बताया हूँ संख्या एवं संख्या पद्धति से संबंधित आपको जितने भी नियम है सूत्र है वो बता दिया हूँ, उसका सवाल आप लोग अपने पुस्तक में देख के करिएगा। कम से कम ये नियम और सूत्र को आप लोग को जानना ही जानना है। और पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, ये दूसरा बताया हूँ। तीसरा जो है भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, सरल जो है नियम आपको समझा दिया हूँ। ये नियम आपको अच्छे से याद रखना है और पेपर हॉल में जब बैठेंगे तो यही नियम पूरा काम आएगा। जो इस नियम को जानेंगे वो आसानी से पेपर बना सकते हैं भाई, ठीक है बच्चों? अच्छे से पढ़ते रहिए।